दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और आज की खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड एचसीएस और पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रेमचंद जी। और बड़ा मसला क्या है कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो भगदड़ मची हुई है, कई बड़े-बड़े नेता जो है वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं और बहुत सारे नेता जो अभी तक कांग्रेस में बैठे हुए हैं, वो कहीं न कहीं खुलकर ये बात कहते हैं कि पिता पुत्र ने कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश कर दिया। जी हाँ, बहुत सारे नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड ये बातें बोली हैं और आपने भी बहुत बार सुनी होगी। तो सारी की सारी इन विषयों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि आखिर और कितने बड़े झटके जो हैं, वो कांग्रेस पार्टी को जो है झेलने पड़ेंगे। एक वो समय था कि विधानसभा चुनाव में जब ये लग रहा था कि कांग्रेस जो है बम्पर सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है, लेकिन जिस तरीके से वो नतीजे आए वो आप सबने देखा और नतीजों के क्या कारण रहे, क्या चीजें रही, वो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर तमाम नेता जो है, वो बोल चुके हैं। हम प्रमुख रूप से बात करें करनाल से, त्रिलोचन सिंह जिन्होंने चुनाव लड़ा, वो भी जो है बीजेपी में चले गए। हम हिसार की बात करें, रामनिवास राणा, उन्होंने भी कांग्रेस से चुनाव लड़ा, वो सैलजागुट से आते हैं, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। तो आखिर जितनी तेजी से ये नेता कांग्रेस के अंदर गए थे, ऐसे बहुत सारे नेता, उतनी ही तेजी से जैसे ही बीजेपी ने एंट्री की खिड़की खोली है, बहुत तेजी से जो बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। तो जो उठा-पटक चल रहा है, उस पर हम बातचीत करेंगे। प्रेम सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और जी, कैसे देखते नमस्कार। हैं आप ये जो भगदड़ मची हुई है ना, मतलब पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, मतलब ऐसे हालात पैदा जो है वो आने वाले समय होने वाले हैं, क्योंकि नेताओं की नाराजगी जो दिख रही है, उससे यही लगता है। देखिए नैन साहब, हरियाणा की राजनीति को आप बहुत बारीकी से उसका अध्ययन भी करते हैं और उसकी समीक्षा भी बहुत बार बहुत प्लेटफॉर्म पे आप करते हैं। जी, हरियाणा की राजनीति का इतिहास भी अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं हर जब भी चुनाव आएगा, हर चुनाव में इस जी, तरह की स्थिति बनती है। जी, अब निश्चित रूप से केंद्र में अब जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा में जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चुनाव को हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ। अभी 1 साल से कम समय लोकसभा को हुआ है और विधानसभा का चुनाव तो अभी बहुत कम समय हुआ है, जी, 4 महीने की बात है। तो मैं समझता हूँ कि इतने लंबे समय तक राजनीति में रहने वाला व्यक्ति खाली नहीं रह सकता। हुँ, अब मौका मिला है, बेशक ये नगर निकाय के चुनाव इनको आप मान रहे हैं, परंतु एक तरह से ये हरियाणा विधानसभा का भी मिनी चुनाव है। जी, आप 10-11 शहरों 10 या बड़े शहरों की बात करते हैं, नगर निगम की बात करते हैं या नगर परिषद की भी बात करते हैं, तो बहुत, और जब नगर पालिका भी उसमें आप जोड़ देते हो, तो कहीं न जी, कहीं इन्वॉल्वमेंट तो पूरे हरियाणा की है। और बिल्कुल। नेताओं को, जो प्रोफेशनल जो पॉलिटिशियंस हैं, हुँ, उनको कहीं न कहीं अपना राजनीतिक अस्तित्व भी बचाना होता है और कहीं न कहीं जब वो उस दौड़ में पिछड़ते हैं, एक तो आपने देखा कि हर पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात करो, भारतीय जनता पार्टी की बात करो या दूसरे दलों की भी आप बात करते हो, छोटे दलों में भी ये बात है, जी, अंदर-अंदर कहीं न कहीं खिचड़ी पकती रहती है। हुँ, एक गुट हावी होने की कोशिश करता है, दूसरा गुट उस पे वार करता है, फिर कहीं न कहीं उस खींचतान का नुकसान ये होता है कि पार्टी को, अल्टीमेटली पार्टी को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। भुगतना पड़ा। हरियाणा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच की अवधि को अगर आप देखते हैं, हुँ, उस उस पूरे काल में एक जी, लगता था कि कांग्रेस की तरफ लोगों का रुख है और कांग्रेस पार्टी को लोग आजमाना चाहते हैं या मौका देना चाहते हैं एक बार फिर से। हुँ, और जी, जिस प्रकार का मोमेंटम बना, तो हर कोई कांग्रेस में शामिल हो रहा था। उससे पहले का, अगर 2 साल पहले का आप स्मरण करेंगे, जब पंजाब में विधानसभा के चुनाव हुए थे और आम आदमी पार्टी बड़े बहुमत के साथ आई थी, तो हरियाणा के बहुत सारे नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। उनमें जी, प्रमुख रूप से अगर नाम लिया जाए तो निर्मल चौधरी निर्मल सिंह थे या बलबीर सैनी थे, या बहुत सारे नाम आप गिन सकते हो, आम आदमी पार्टी की टोपी पहन के चले गए थे। जी, परंतु जो ही विधानसभा का चुनाव नजदीक आया और लगा कि कांग्रेस की हवा चल रही है, तो ये नेताओं ने अपना कहीं ना कहीं बहानेबाजी करके वो अपना स्थान ढूंढ लिया और उनमें से कुछ सफल भी हुए। निर्मल सिंह जी चुनाव जीत गए, उनकी बिल्कुल, बेटी को टिकट नहीं मिला, वो टिकट नहीं चुनाव मिलता। हार गई। हालांकि अगर उनके पास टिकट होता तो शायद वो भी हरियाणा विधानसभा में होती। जी, जो गलतियां रही, या जो समझ सकते हो आपके, जिनके कारण भगदड़ मचती है, पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई या
कहीं ना कहीं जब जब महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है किसी एक नेता की, अब आज हरियाणा में कांग्रेस के एक वर्ग विशेष को या ग्रुप को आज टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्षों या नेता प्रतिपक्ष जो पिछली विधानसभा के थे और 2 बार के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लोग कहीं ना कहीं उनको शक के नजरिए से देखते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस का शासन बन रहा था, परंतु इन लोगों की महत्वाकांक्षा के चलते कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई। और इसमें कोई ज्यादा शक वाली बात भी किसी को नहीं होनी चाहिए कि अब जिसका नाम अभी आपने लिया, शायद त्रिलोचन सिंह जी करनाल से 2 चुनाव लड़े, मनोहर लाल जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके सामने चुनाव लड़ा, और फिर जब नायब सिंह सैनी जी उपचुनाव लड़े उसके सामने भी उन्हीं को लड़वाया गया। फिर जब विधानसभा का आम चुनाव आया तो उसमें उनकी टिकट काट के सुमिता सिंह को टिकट दे दी, जबकि पहले सुमिता सिंह का क्लेम बनता था, परंतु उनको वहां से सुमिता सिंह जी से भी गलतियां तो हुई थी। सुमिता सिंह अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़ के असम चली गई थी एक बार, और जब असम में शमशेर सिंह गोगी आ गए और वो विधायक बन गए तो फिर उनको अपना ठिकाना ढूंढना था, तो उनको जगह नहीं मिली, और उनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नजदीकी रिश्तेदारी भी है, शायद आपको इस बात की जानकारी होगी। तो उस जानकारी का लाभ उठा करके वो उनको टिकट मिल गया। त्रिलोचन सिंह नाराज होना उनका स्वाभाविक था। अगर आप इसी तरह से दूसरे क्षेत्रों में भी जाकर देखते हैं, राणा जी को टिकट मिला, कुमारी शैलजा का कोटा, ये कोटा सिस्टम भी पार्टियों में बहुत खतरनाक स्थिति पैदा कर देता है, तो उनका विरोध कमजोर भी करता है। जी, पार्टियों को कमजोर करता है। यही मैं अब आपने एक छोटी सी गलती अगर आप कर देंगे, 1-2 विधानसभा क्षेत्र के लिए पूरी आप तक हो देंगे, तो मैं समझता हूं कि ये ब्लंडर हुआ है। 2 बड़े दलों की बात हम कर रहे हैं, राजनीतिक दलों की, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। तो मैं समझता हूं कि एक पार्टी तो 24 घंटे या 24x7 इस मोड में रहती है कि उनको जब भी चुनाव में कहेंगे, उनके संगठन के साथ साथ उनके बहुत सहयोगी संगठन है। आप अगर आपने दिल्ली का चुनाव भी देखा हो तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका वो हरियाणा में भी थी, और हर राज्य में होती है। ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके करके प्रवास करते हैं, उन लोगों को समझाने का काम करते हैं, और फिर चाहे वो आप एक विचारधारा को लेकर के, कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी को लेकर के वो चलते हैं लोगों के दिमाग में। चाहे वो आप बात करेंगे, कहीं ना कहीं राम मंदिर की बात एक बड़ा मुद्दा था, उसको लेकर के बहुत सारे चुनाव लड़े गए। अब यमुना एक अच्छा दिल्ली में दे दिया था, बड़ा मुद्दा बन गया था। और अब जो नगर निगम के या नगर पालिकाओं के स्थानीय निकाय का हरियाणा के चुनाव है, इनको लेकर के सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाए, सरकार है, प्रदेश में सरकार है। अगर आपके नगर निगम या आपके नगर परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्वाचित होंगे तो आपके काम ज्यादा होंगे और सुगमता से होंगे, तेजी से काम। एक बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया। और कांग्रेस में क्योंकि कहीं ना कहीं उदासीनता का माहौल है और भगदड़ मची, तो मैं समझता हूँ कि बीएल सैनी यमुनानगर में जाने से पूरे यमुनानगर जिले में, और एक चीज जो नहीं बोलनी चाहिए मैं बोल रहा हूँ, ये बात भी बोल रहा हूँ कि एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पिछड़ा वर्ग का, और उसका एक बड़ा हिस्सा सैनी समाज है। हालांकि सैनी समाज बहुत ज्यादा विधायक नहीं बना पाता कभी भी, परंतु हरियाणा में सैनी समाज का मतदाता 12 से 15 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां उनको सीधा सीधा प्रभावित करता है। और खासतौर से शहरी क्षेत्रों में आप चाहे नारनौल की बात कर ले, महेंद्रगढ़ की बात कर ले, दादरी की बात कर ले, आप रोहतक की बात कर ले, हांसी की बात कर ले, कुरुक्षेत्र की बात कर ले, कैथल की बात कर ले, ऐसे विधानसभा, जगाधरी की बात करें, ऐसे विधानसभा क्षेत्र है, रादौर है, लाडवा है, साबाद है। तो इन विधानसभा क्षेत्रों में कहीं ना कहीं सैनी मतदाताओं का, हमारे यहाँ पेहवा की एक विधानसभा, इन सब में सैनी मतदाताओं की संख्या बहुत अच्छी खासी है, और पूरे प्रदेश में भी 4% से ज्यादा मतदाता सैनी समाज के हैं। आज के दिन मुझे लगता है कि पूरा का पूरा समाज नायब सिंह सैनी जी के पीछे लामबद्ध है। मतलब इतना ज्यादा लामबद्ध है कि जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे
तो वो तमाम पंजाबियों को एक साथ नहीं ला पाए थे उस मेजोरिटी के साथ, लेकिन नायब सिंह सैनी ने करिश्मा कर दिखाया है कि वो अपनी बिरादरी के कम से कम तमाम लोगों को एक साथ लाने में कामयाब हुए। मैं वही आपको बता रहा हूँ, चाहे वो आप जिस भी कोने में जाएंगे, मैंने नारनौल इसलिए नाम लिया कि वहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष हैं कमलेश सैनी, चाहे जी। वो हो, चाहे बीएल सैनी हो, अब राणा जी हो, या सफेदों के करमवीर सैनी हो, आप जिस भी नेता पे आपकी नजर पड़ेगी सैनी समाज के, वो सारे के सारे उनके साथ कहीं ना कहीं नामबद्ध हुए हैं। और एक वर्ग पूरा जब अपने नेता के साथ जुड़ता है तो उन नेताजी को भी बहुत हिम्मत आती है। मैं समझता हूँ कि इन नगर निगम के चुनाव में नायब सिंह सैनी जी का एक तो उनका व्यक्तित्व अगर आप देखते हैं, बहुत मिलनसार व्यक्ति है वो। आप उनके विरोधी भी सामने हो तो आप ये नहीं है कि वो आपके अभिवादन का जवाब नहीं देंगे। आप नमस्ते करते हैं तो वो 2 बार कोशिश करते हैं नमस्ते करने की। बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। और हंसमुख चेहरा है, हर बात को बहुत सहजता से सुन लेते हैं और उसका सहजता से लेते हैं। हाजिर जवाब बहुत अच्छी करते हैं। आप चाहे यमुना पे इतनी बात हुई दिल्ली के चुनाव में, जाकर के उन्होंने आचमन कर लिया गंगा जल का, पानी पी यमुना लिया के जाए। जल का। बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने एक तरफ नैरेटिव कहा कि जहर मिला रहे हरियाणा के लोग, उन्होंने जवाब दे दिया कि लो जी मैं पी के दिखा रहा हूँ, और ठीक है, दिखा। केजरीवाल जी दिल्ली में पी के दिखा दे, नहा के दिखा दे। तो ये और बहुत दिल्ली में बड़ा फायदा नहीं मिला। एक था जी। तो हरियाणा में अगर आप देखते हैं तो हरियाणा के इन चुनाव में उनका व्यक्तिगत अगर आप देखेंगे, उनकी तरफ से जो सहयोग पार्टी को मिल रहा है, उन्होंने जहां जहां भी जा रहे हैं और इतना गंभीरता से इस चुनाव को उन्होंने लिया कि नगर परिषद जैसी, मतलब बहुत छोटी, आप इसको मान सकते हैं, नगर निगम की बात तो बहुत बड़ी है। जी। कुरुक्षेत्र जो थानेसर नगर परिषद है, वो नामांकन करवाने खुद आते हैं। जब मुख्यमंत्री के स्तर का व्यक्ति और उनका मंत्री परिषद, पूरे प्रदेश की मीटिंग यहाँ बुलाई जाती है। तो जब इस तरह से आक्रामक होकर के वो चुनाव लड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का लाभ मिलता है, उनकी पार्टी को इस लाभ बात का मिलेगा। और लाभ। सर वही अगर कांग्रेस की बात करें सर, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत सारे वरिष्ठ कांग्रेसी जो लंबे समय से कांग्रेस में या फिर कई कई बार के विधायक रह चुके हैं, वो जिस तरीके से कहीं न कहीं कह रहे हैं कि भी कांग्रेस को नए सिरे से कहीं न कहीं क्या करना पड़ेगा, पूर्ण रूप से सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस जो है वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही। हम यूँ कहें कि कांग्रेस उस रेलगाड़ी की तरह है जो आउटर पे खड़ी है, जो प्लेटफ़ॉर्म से बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन उस रेलगाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं, जो नेता है, वो कहीं न कहीं छोड़कर दूसरी गाड़ी में बैठ रहे हैं, यानी कि बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे जिस तरीके से कहीं कि कांग्रेस का प्रभारी बदला गया, है ना? दीपक बाबरिया को हटाया गया, बीके हरिप्रसाद को लगाया गया। तो क्या लगता है कि कांग्रेस अपनी गलतियों से कुछ सीखकर इन चुनाव में बेहतर काम कर पाएगी? देखिए, मैं ये बात तो नहीं कहता कि वो कितना सुधार कर पाते हैं। गलतियां उनको पता है गलतियां की हैं। हुँ, कांग्रेस के हरियाणा के शीर्ष नेतृत्व की इस बात की जानकारी है, जी। परंतु जिस प्रकार से नेता अपना अपना काम देखते हैं, वो अब आपको आपने देखने में आया होगा कि बड़े नेता नामांकन के लिए भी नहीं जाते हैं, चाहे नहीं वो है। चौधरी मैं हिसार हुड्डा की हिसार बात का करो, आपको उदाहरण हमारी बताऊँ सेंटर की बात हिसार करो। का उदाहरण जी आपको बताऊँ, पूर्व में जी मंत्री रहे प्रोफ़ेसर संपत सिंह, आपके साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं। तो जिस तरीके जी से वो बिल्कुल चुनाव से गायब हैं और प्रोफ़ेसर संपत सिंह की बात करें, हम चाहे रामनिवास राणा की बात करें, वो चले गए हैं, रामनिवास घोडेला की बात करें, ऐसे हिसार जिले के बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने खुलकर अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर कहा कि जो पिता-पुत्र का जो कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंस था, जो हाँ कहीं जी। न कहीं वो चीज़ें थी, एटीट्यूड जो था, वो पार्टी को ले बैठा। तो ऐसे नेता अगर चुप रहेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है नुकसान होगा इसका। नहीं, देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आप विपक्ष में हैं और विपक्ष को बहुत आक्रामक होना चाहिए हमेशा। जी, सरकार की नीतियों की आलोचना करे, सरकार के कामकाज की समीक्षा करे, परंतु विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता। पिछली जी, विधानसभा में ज़रूर एक विधायक थे, एक इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक भी विपक्ष का काम और उसकी भूमिका निभा रहे थे। परंतु जी, इस बार स्थिति ये है कि कांग्रेस ने विधायकों की संख्या बढ़ाई, 31 से 37 की है। परंतु विधायक दल का नेता चुनने में इतनी उनको कठिनाई हो नेता रही नहीं है चुन कि पाए। आज कभी कोई कुर्सी पे कोई बैठ जाता है, कभी कोई जाकर के। मैं समझता हूँ कि अब आप गंभीरता से कभी किसी चीज को नहीं लेंगे तो नुकसान किसका होगा। जिस दिन लोकसभा के अध्यक्ष हरियाणा में
नए विधायकों को प्रशिक्षण देने के नाम पर आते हैं, तो जो सबसे वरिष्ठ जिनको कहा जाता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार के मुख्यमंत्री, वो गैर हाजिर होते हैं। सबसे ज्यादा अनुभवी जिनको कहा जाता है 7 बार के विधायक कादियान साहब वहां नहीं होते। और फिर विपक्ष के नेता की कुर्सी पे किसी एक कनिष्ठ व्यक्ति को बिठा दिया जाता है, हालांकि वहां उनसे वरिष्ठ और भी लोग थे। आप चाहे वो अशोक अरोड़ा जी हो, गीता बुक्कल जी हो, 4-4, 5-5 बार के विधायक है, बत्रा जी 2 बार के विधायक है। आप उनको नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पे बैठने का मौका देते हो, क्या संदेश आप पार्टी को देना चाहते हो? तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इन नेताओं को कहीं आत्म निरीक्षण भी करना चाहिए और अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि आपकी कार्रवाई कैसी है, लोग क्यों जुड़े रहेंगे साथ। आप जब चुनाव का परिणाम आया था तो असंध के प्रत्याशी रहे शमशेर सिंह गोगी ने बड़ा खुल के कही थी ये बातें। आपने बात की आपके प्रभारी को बदलने की। बाबरिया जी, आपने मेरे को सुना होगा 2 साल से 3 साल से मैं कह रहा था कि हरियाणा की कांग्रेस के लिए ये घातक है। और बदल के किसको लेकर के 2013 में जो व्यक्ति था बीके हरिप्रसाद, कोई नए व्यक्ति नहीं है हरियाणा के लिए, वो हरियाणा के पहले भी इंचार्ज रहे हैं, पहले भी प्रभारी रह चुके हैं। कांग्रेस में इस प्रकार के फेरबदल से बहुत ज्यादा स्थिति बदलने वाली नहीं है। अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। प्रदेश अध्यक्ष कोई भी बने, मैं नहीं समझता कि पूरी पार्टी उनके साथ जुड़ेगी। विधायक दल का नेता कोई बने, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है विधायक दल का नेता, परंतु अगर किसी को मौका ही नहीं देंगे, खुद हर सीट पे बैठना चाहेंगे, राज्यसभा में जाना है तो भी परिवार से जाएगा, नेता प्रतिपक्ष बनना है तो भी उसी परिवार का बनेगा, तो ये चीज कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बहुत घातक होती है। और मैं समझता हूं कि नगर निगम का चुनाव बेशक उसको ये महत्व नहीं दे रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं एक आधार है। मैं तो इसको मानता हूं कि राजनीति में आप जो लोकतांत्रिक प्रणाली है और खासतौर से जो बुनियाद है, नींव है, ये स्थानीय निकाय है जहां से मजबूत होता है लोकतंत्र। त्रिस्तरीय सरकार की आप बात करते हो, केंद्र की सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय की भूमिका ज्यादा रहती है, क्योंकि लोगों के प्रति जवाबदेही सबसे ज्यादा स्थानीय नेताओं की। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी गहन जानकारी आपने दी। और आखिर दर्शकों के लिए भी हम सवाल छोड़ देते कि जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस की जो स्थिति है, एक धड़ा है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लगातार गुणगान करता है और एक जो धड़ा है वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लगातार चुनाव की हार के बाद कोस रहा है। और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि ये पिता पुत्र की वजह से जो है वो हरियाणा में सरकार आ रही थी, लेकिन इनके अहंकार की वजह से बहुत ज्यादा और कॉन्फिडेंस की वजह से वो सरकार नहीं आ पाई। आखिर आपको क्या लगता है, क्या बड़े कारण है कि वो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जो है बीजेपी में जा रहे हैं? और अभी ये कवायद जो शुरू हो चुकी है, ऐसे बहुत सारे नेता होंगे, बहुत सारे पूर्व विधायक जा चुके हैं, कई ऐसे हैं जो कई बार के चुनाव लड़ चुके, वो जा चुके हैं, और आगे भी ये सिलसिला जो है लगातार जारी रहेगा। आखिर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को क्या बड़े बदलाव करने की जरूरत है, और कांग्रेस की जो स्थिति नगर निकाय चुनाव में होने वाली है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो दबाकर शेयर करें। नमस्कार।